नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अनिल गोदारा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी ग्रुप MJW में। आज हम पढ़ेंगे भूगोल विषय के बारे में और आज की कक्षा BA, MA, नेट सेट, IS, RS और रीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो हम शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम शुरुआत करेंगे भौतिक भूगोल से और हमारा आज का टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए पढ़ते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो हमारा आज का विषय रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। प्रिय विद्यार्थियों, मानव एक जिज्ञासु प्राणी है और जिस पृथ्वी पर मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे मौजूद हैं और इसके बारे में जानने की इच्छा मानव की सदैव ही रही है। और अभी तक ऐसा कोई भी औजार या ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है कि जिससे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ले सकें, वहाँ से पदार्थ इकट्ठा कर सकें और उनको देख के हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ सकें। तो फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे पता चलेगा? तो इसको जानने के लिए कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं, उनके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। तो आज हम उन्हीं बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हम कि कैसे हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जान सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी के साधन, ये साधन जितने भी हैं इनको हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य और तीसरा है प्राकृतिक स्रोत। अप्राकृतिक स्रोत 3 प्रकार के होते हैं: घनत्व, दबाव और तापमान। और प्राकृतिक स्रोत 2 प्रकार के हैं: ज्वालामुखी और भूकंप विज्ञान। इन साधनों के माध्यम से हम पृथ्वी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अप्राकृतिक स्रोत की। जैसा कि मैंने बताया कि ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे घनत्व की। घनत्व क्या होता है? घनत्व का अर्थ यहाँ पर है कि प्रति वर्ग इंच में, यानी 1 वर्ग इंच का बॉक्स मान लीजिए आप, उसमें जो ये चट्टानें हैं वो भर दी जाएं तो उनका भार कितने ग्राम होता है, ये घनत्व है। क्रस्ट, जो कि पृथ्वी की ऊपरी परत है, जिस प्रकार से संतरा होता है और उसका छिलका होता है, उसी प्रकार से पृथ्वी के ऊपर लगभग 100 किलोमीटर मोटाई वाली एक परत पाई जाती है जिसको क्रस्ट बोला जाता है। इसका घनत्व 3 से 3.5 है। पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है और पृथ्वी के कोर यानी अंतरतम या उसके केंद्र का घनत्व 11 है। तो ये घनत्व वाले डाटाज हम देखते हैं। इन आंकड़ों से हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी का अंतरतम अधिक घनत्व वाला है। तो घनत्व से हमें पता चलता है कि पृथ्वी का अंतरतम अधिक घनत्व वाला है, यानी वो भारी चट्टानों से बना हुआ होगा। दूसरा अप्राकृतिक स्रोत है दबाव। एक सामान्य तथ्य है कि पृथ्वी की गहराई के साथ साथ दबाव बढ़ता है, क्योंकि ऊपर की चट्टानें हैं वो दबाव बढ़ाती हैं। तो जो पृथ्वी का अंतरतम है वो अधिक घनत्व वाला है। कहीं वो उसका जो अधिक घनत्व है वो उसका कारण ये दबाव ही तो नहीं है, जो धीरे धीरे दबाव बढ़ रहा है पृथ्वी की गहराई में, या फिर स्वयं अंतरतम भारी धातु का बना है। दबाव से हम यही समझ सकते हैं
कि हो सकता है कि जो अंतरतम है पृथ्वी का, उसका जो घनत्व, अधिक घनत्व है, वो ऊपरी दबाव के कारण है। परंतु एक तथ्य ये भी रहता है कि सामान्य तौर पर जो चट्टानें होती हैं उनकी एक अथाह सीमा होती है कि उसके बाद चाहे कितना भी दबाव बढ़ा दिया जाए, उससे अधिक घनत्व नहीं हो सकता। तो इस आधार पर निष्कर्ष ये निकल के आता है कि पृथ्वी का अंतरतम स्वयं भारी धातु से बना हुआ है। तीसरा अप्राकृतिक स्रोत है तापमान। सामान्य तौर पर गहराई के साथ साथ तापमान बढ़ता है और इसकी दर रहती है प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। परंतु 8 किलोमीटर की गहराई के बाद इसका सही सही अंदाज़ा लगाना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उससे अधिक गहराई पर ऐसा कोई औज़ार या ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे कि हम पता लगा सकें कि उसका तापमान किस प्रकार से रहा होगा। एक अगर इसी सामान्य अनुमान के हिसाब से चलें तो पृथ्वी का अंतरतम बहुत ही ज़्यादा तापमान रखता होगा। तो ऐसी कंडीशन में तो वो सारी की सारी चट्टानें जो है वो पिघल सकती हैं। तो इस तापमान के आधार पर केवल एक अंदाज़ा लग सकता है कि एक पृथ्वी के अंदर दुर्बलता मंडल है जो कि आंशिक रूप में पिघला हुआ होगा। तो ये थे प्राकृतिक, अप्राकृतिक स्रोत, घनत्व, दबाव और तापमान। इनके आधार पर हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, कोई ठीक ठीक निष्कर्ष नहीं निकलता जिससे कि सारे विद्वान सहमत हों। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर, जो कि है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। कई विद्वानों ने पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। उनमें से एक सिद्धांत है ज्वारीय परिकल्पना। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी तरल अवस्था में है या उसका कुछ हिस्सा जो है वो तरल अवस्था में मौजूद है। और निहारिका परिकल्पना ये कहती है कि पृथ्वी का अंतरतम गैसीय अवस्था में है। इसी प्रकार से अलग अलग जो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई विद्वानों की, वो उनके सभी के मत अलग अलग हैं और इस विषय में मतभेद है। अतः निष्कर्ष तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी विद्वान एक मत नहीं है। तो अभी तक जो जितने भी तथ्यों के बारे में हमने चर्चा की, उनसे कोई एक स्पष्ट निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आता है। अब बात करते हैं हम प्राकृतिक स्रोत के बारे में, जिसमें सबसे पहले ज्वालामुखी और दूसरा होता है भूकंप। ज्वालामुखी ज्वालामुखी के उद्गार के समय पृथ्वी के आंतरिक भाग से गर्म एवं तरल मैग्मा तथा लावा बाहर निकलता है। इसके आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि पृथ्वी की गहराई में एक ऐसी परत अवश्य होनी चाहिए जो कि सदैव तरल अवस्था में रहती हो। इसी को मैग्मा भंडार कहा जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट के समय कुछ पदार्थ भूगर्भ से बाहर निकलते हैं, उनका अध्ययन विद्वानों ने किया, लेकिन इसमें एक बड़ी मुश्किल ये भी आती है कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो बहुत ज़्यादा तापमान से वो पिघल जाते हैं। तो उसके आधार पर चट्टानों का पता लगाना बड़ा ही मुश्किल है। तो हम बात करते हैं अगले बिंदु, अगले प्राकृतिक साक्ष्य भूकंप विज्ञान के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा विद्वान जिस एक तथ्य पर सहमत है या जिसको सर्वमान्य वर्तमान समय में माना जाता है, वो भूकंप विज्ञान के साक्ष्य ही हैं। इन्हीं को ही सही सही निष्कर्ष निकालने के लिए ये साक्ष्य ही सही माने जाते हैं, या इनके ऊपर सभी विद्वान लगभग एक मत हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम भूगोल विषय में भूकंप विज्ञान के साक्ष्यों के बारे में।
सबसे पहले सीस्मोग्राफ यंत्र। ये एक ऐसा यंत्र होता है जो कि भूकंपीय लहरों का अंकन करता है। भूकंप मूल, ये कुछ शब्द हैं जिनके बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। भूकंप मूल, जिस स्थान से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है, यानी सर्वप्रथम जहाँ से कंपन होता है उसको भूकंप मूल कहा जाता है। भूकंप केंद्र, जहाँ पर भूकंपीय लहरों का अनुभव सबसे पहले किया जाता है, यानी धरातल पर जहाँ सबसे पहले भूकंपीय लहरें पहुँचती है उसको भूकंप केंद्र बोला जाता है। इस चित्र के माध्यम से इसको और स्पष्ट करते हैं हम। भूकंप मूल ये स्थान है जहाँ पर सबसे पहले कंपन प्रारंभ होता है और जहाँ पर धरातल के ऊपर सबसे पहले अनुभव किया जाता है भूकंप को, वो भूकंप केंद्र कहलाता है। और इसके दूसरी ओर सीस्मोग्राफ यंत्र लगा रहता है जो कि इससे निकलने वाली लहरों को अंकित करता है और सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा इसका अंकन किया जाता है। ये सीस्मोग्राफ यंत्र है जिसमें भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। भूकंपीय लहरें 3 प्रकार की होती हैं, पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। आइए इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूकंपीय लहरें 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले प्राथमिक लहर, जिनको पी वेव्स बोला जाता है, ये बिल्कुल सीधी यात्रा सीधी चलती हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं। एस वेव्स, सेकेंडरी वेव्स या द्वितीयक लहरें, इनको आड़ी लहरें भी कहते हैं, ये जल तरंगों की भांति चलती हैं। और धरातलीय लहरें, इनका कुछ मिक्स सा स्वरूप रहता है। तो 3 प्रकार की लहरें होती हैं। जो प्राथमिक लहरें हैं उनसे धरातल के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ये जो बिजली के खंभे हैं इनसे पता चलता है कि धरातल के ऊपर इन लहरों से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। जो सेकेंडरी वेव्स हैं उनके द्वारा धरातल के ऊपर कुछ प्रभाव देखे जा सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से आपको पता चल रहा है। और जो धरातलीय लहरें होती हैं वो सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, जो इन खंभों के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा। ये थोड़ी इनके बारे में सामान्य जानकारी है। आइए हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। भूकंपीय लहरें, सबसे पहले प्राथमिक अथवा अनुदैर्ध्य लहरें, जिनको प्राइमरी वेव्स या शॉर्ट नेम इनका है पी वेव्स के नाम से जाना जाता है। ये ध्वनि की लहर के समान होती हैं। कणों की गति लहर की रेखा की सीध में होती है, जैसा अभी आपने चित्र में देखा। और ये सबसे अधिक वेगवान होती हैं और ठोस भाग में भी अत्यधिक गति से प्रभावित होती हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। दूसरी प्रकार की लहरें होती हैं आड़ी लहरें या गौण लहरें भी बोला जाता है इनको, सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स के नाम से जाना जाता है। ये जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। इनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है, इसी वजह से इन्हें आड़ी लहरें भी कहते हैं। और ये लहरें प्राय तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। इस बात को विशेष रूप से आप याद रखेंगे कि एस लहरें तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। और ये लहरें भी अत्यधिक गहराई तक प्रविष्ट होती हैं। जिस प्रकार से पी वेव्स अत्यधिक गहराई तक पहुंच पाती हैं, वैसे एस लहरें भी पहुंच पाती हैं, लेकिन ये तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं। तीसरे प्रकार की लहरें हैं धरातलीय लहरें। इनको एल के नाम से संबोधित किया जाता है। धरातलीय लहरें पृथ्वी के ऊपरी भाग को ही प्रभावित करती हैं और ये लहरें अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं, सबसे अधिक लंबा मार्ग तय करती हैं।
इनकी गति सबसे कम होती है, परंतु ये प्रचंडता के लिहाज से सबसे अधिक होती है। तो ये तीनों लहरों का स्वभाव होता है। जैसा कि हमने पहले देखा, सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा भूकंपीय लहरों का अंकन किया जाता है। सबसे पहले एक कमजोर और लघु कंपन होता है जिसको प्राथमिक कंपन बोला जाता है। इसके बाद कुछ प्रभावशाली इससे एक द्वितीय कंपन होता है, और इसके पश्चात यानी द्वितीय कंपन के पश्चात एक अधिक अवधि वाला मुख्य कंपन होता है। और इन्हीं के आधार पर ये कंपन, प्रथम वाला P, दूसरा S और तीसरा L लहरों के नाम से जाना जाता है, इनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन तरंगों की, जिनकी हमने अभी बात की, इन तरंगों की गति और भ्रमण पथ के आधार पर, जहाँ जहाँ से ये चलती हैं पृथ्वी के अंदर, इनके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना या आंतरिक भाग के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये लहरें पृथ्वी के एक ही स्वभाव वाले ठोस भाग में, यानी अगर एक जैसा क्षेत्र इनको मिलता रहता है तो ये एक सीधी रेखा में चलती हैं। इसके आधार पर अगर पृथ्वी एक ही प्रकार के घनत्व वाली चट्टानों से निर्मित एक ठोस भाग होती, अगर ऐसा होता, तो ये लहरें समान गति से पृथ्वी के अंतरतम तक एक सीधी रेखा में पहुंच जाती। यानी अगर पृथ्वी एक जैसे स्वभाव वाली चट्टानों से बनी हुई होती तो ये लहरें जहाँ से उत्पन्न होती वो सीधी की सीधी अंतरतम तक पहुंच जाती, परंतु ऐसा नहीं होता है। भूकंपीय लहरों का भूकंपीय केंद्रों पर अंकन किया जाता है और इससे ये निष्कर्ष सामने आता है और ये देखा जाता है कि ये लहरें वक्राकार मार्ग का अनुसरण करती हैं, यानी सीधी नहीं जाती है, ये मुड़ जाती हैं। इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर घनत्व में विभिन्नता है, यानी अंतर है घनत्व में, अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं। इसी विभिन्नता के कारण ही ये लहरें परावर्तित होकर वक्राकार हो जाती हैं, यानी मुड़ जाती हैं। चूँकि पृथ्वी के आंतरिक भाग की ओर घनत्व बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अंदर जाते हैं घनत्व बढ़ता है, अतः कोर में यानी केंद्र में ये लहरें वक्राकार होकर सतह की ओर अवतल हो जाती हैं, यानी वहाँ पर इनका आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से ये लहरें यहाँ अंतरतम तक आते आते ये लहरें मुड़ जाती हैं या वक्राकार हो जाती हैं। ऐसे लहरों का स्वभाव होता है कि वे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती। ये हमने इनकी विशेषताओं में जाना था। ओल्डहम नामक एक विद्वान थे, इन्होंने 1909 में प्रमाणित किया कि भूकंप केंद्र से 120 डिग्री की दूरी पर एस लहरें लुप्त हो जाती हैं और पी लहरें अत्यंत दुर्बल हो जाती हैं। पृथ्वी के कोर में एस लहरों का पूर्णतया अभाव है। इस आधार पर यह प्रमाणित होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जहां पर एस लहरें नहीं मिलती है, तरल अवस्था में एक कोर है जो कि 2900 किलोमीटर की अधिक गहराई में केंद्र के चारों ओर विस्तृत हैं। इस आधार पर विद्वानों ने एक अनुमान लगाया कि पृथ्वी के कोर का लोहा और निकल, यानी पृथ्वी का कोर लोहा और निकल से बना हुआ है जो कि तरल अवस्था में होगा। यानी यहाँ पर एस लहरों का पूर्णतया अभाव मिलता है और एस लहरों का स्वभाव होता है कि वो तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजरती। तो वहाँ पर इस आधार पर विद्वान अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के केंद्र में इसी वजह से एस लहरें नहीं मिलती है कि वो तरल अवस्था में मौजूद है। ये जो चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भूकंपीय लहरों के छायाचित्र हैं। छायाचित्र यानी जहाँ पर ये पी और एस वेव्स नहीं पहुँच पाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एस वेव्स के बारे में।
ये जो चित्र है वो एस वेव्स के बारे में दिया हुआ है। इसमें ये 100 यहाँ पर भूकंप आया और ये धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं। जैसे जैसे इनको चट्टानें अलग स्वभाव की मिलती हैं, ये मुड़ जाती हैं और पृथ्वी की सतह की ओर विचलित हो जाती हैं। कोर तक पहुँचते पहुँचते ये पृथ्वी की सतह की ओर विचलित हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। और ये पृथ्वी का कोर है, केंद्र है। इसमें कहीं भी आपको एस वेव्स नज़र नहीं आ रही हैं। इसका मतलब यही माना जाता है कि यहाँ पर ये जो है वो तरल अवस्था में ये क्षेत्र है, इस वजह से एस लहरें इसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाती हैं। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर एस लहरें बिल्कुल भी नहीं मिलती है, यानी एस लहरों का ये छाया चित्र है। 103 डिग्री दोनों ओर भूकंपीय केंद्र से ये नहीं मिल पाती हैं। अब बात करते हैं पी वेव्स के बारे में। तो यहाँ तक का क्षेत्र जो है वो सेम रहता है, जिस प्रकार से एस वेव्स का है वैसे ही। लेकिन इन लहरों का स्वभाव होता है कि ये तरल पदार्थ से होकर भी गुजर सकती हैं। थोड़ी ये कमज़ोर होती हैं, विचलित होती हैं केंद्र में, परंतु यहाँ पर ये पी वेव्स देखने को मिल रही हैं। ये मुड़ जरूर जाती हैं और इनका छाया चित्र 103 डिग्री से 150 डिग्री के मध्य रहता है दोनों ओर। यदि भूकंपीय लहरों की गति यानी इनकी जो गति है और स्वभाव का अध्ययन किया जाए तो पृथ्वी के अंदर कई घनत्व के क्षेत्र इनका आभास होता है, कई घनत्व के क्षेत्र मिलने का आभास होता है। वैज्ञानिक खोजों के आधार पर कुछ और लहरों यानी पी और एस की श्रेणियाँ, यानी इनकी कुछ अलग से श्रेणियाँ, इनका अध्ययन किया गया है। और यह प्रमाणित तथ्य है कि जब चट्टानों के घनत्व में अंतर आता है तो भूकंपीय लहरों की गति में भी अंतर आता है। गति के आधार पर भूकंपीय लहरों के 3 युग्म बताए जाते हैं, यानी ये जो P और S है इनकी 3 श्रेणियां सामने आती है अगर इनका और अध्ययन गहराई से करें तो। सबसे पहले इनमें है प्रथम P और S लहर हैं जो कि मुख्य लहरें हैं, इनकी गति सबसे अधिक होती है, सबसे तेज होती है इन 3 युग्मों में। दूसरा जो ग्रुप है वो है PG और SG लहरों का है। इनकी गति सबसे कम होती है, यानी गति के मामले में ये तीसरे नंबर पर आते हैं। और एक और युग्म का पता लगाया गया P स्टार जिसका नाम और S स्टार रखा गया। इन दोनों युग्मों की गति प्रथम 2 के मध्य की होती है, यानी PS और PG SG के मध्य की, यानी दूसरे नंबर पर गति इनकी होती है। इस प्रकार से भूकंपीय लहरों की गति अगर हम देखें कि कम ज़्यादा जिस प्रकार से हो रही है तो इसके आधार पर प्रमाणित होता है कि उनकी गति में 3 जगहों पर अंतर आता है, क्योंकि 3 युग्म खोजे गए हैं इनका। अतः पृथ्वी के अंदर भी 3 जगहों पर घनत्व में अंतर आना चाहिए। इस आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि पृथ्वी के अंदर यानी पृथ्वी के भीतर ऊपरी परतदार क्रस्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसकी पतली परत के नीचे विभिन्न परतें पाई जाती है जिनके घनत्व में अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन लहरों की गति में पृथ्वी के भीतर 3 स्थानों पर अंतर आता है और इन्हीं के आधार पर विद्वानों ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के भीतर भी क्रस्ट के नीचे 3 परतें पाई जाती होंगी। आइए उन्हीं परतों के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले ऊपरी परत। जेफरीज ने क्रोएशिया की कल्पा घाटी के 1906 के भूकंप के आधार पर P और S के अलावा एक ऐसे लहर युग्म का पता लगाया जिसकी गति सभी लहरों से कम थी और इन्होंने इनका नाम दिया PG लहर और SG लहर। PG लहर 5.4 किलोमीटर, SG लहर 3.3 किलोमीटर
प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के ऊपरी धरातल में ही यानी ऊपरी भाग में ही यात्रा करती हैं, और ये लहरें जिन शैलों से, जिन चट्टानों से होकर गुजरती हैं, उनका घनत्व 2.7 होता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि पृथ्वी की ऊपरी परत ग्रेनाइट नामक चट्टान की बनी है। इन दो लहरों से पूर्व यानी पीजी और एसजी से पूर्व पी और एस लहरों का अंकन किया जाता है, जो न्यून वेग से ऊपरी भाग में प्रवाहित होती हैं, और इससे यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग परतदार शैल का बना होगा। तो इस परत के बारे में बात करें, ऊपरी परत के बारे में, तो क्रस्ट के नीचे जो 3 परतें पाई जाती हैं उनमें से ये सबसे पहली परत है। और जेफरीज जो विद्वान थे, इन्होंने एक भूकंप की घटना के आधार पर पी और एस की श्रेणी, यानी है तो ये पी और एस ही, लेकिन इसी की एक श्रेणी का पता लगाया। पी जी और एस जी इन्होंने इसको नाम दिया, और इनकी जो गति थी उसके आधार पर इन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी के भीतर एक ऊपरी परत मिलती है, और जिसका नाम ऊपरी परत है, और ये परत ग्रेनाइट नामक चट्टान की बनी है, और परतदार शैलों से इसका निर्माण हुआ है। दूसरी है मध्यवर्ती परत। कोनार्ड ने टारियन के 1932 के भूकंप के धक्के के आधार पर भूकंपीय लहरों के तृतीय युग्म, यानी अब तक पता चल चुका था पी और एस का और पी जी और एस जी का, और इन्होंने तृतीय युग्म का पता लगाया जिनकी गति पी और पी जी, एस और एस जी के बीच की होती है। इनका नामकरण इन्होंने रखा पी स्टार और एस स्टार। इनमें से जो पी स्टार लहरें हैं वो 6 से 7 किलोमीटर और एस स्टार लहरें 3 से 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होती हैं। जो पी जी और एस जी थी वो ऊपरी भाग में प्रवाहित होती थी, पी स्टार और एस स्टार मध्यवर्ती भाग में प्रवाहित होती है। इन लहरों की मध्यवर्ती गति यानी मध्यम गति के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि पृथ्वी में एक मध्यवर्ती परत है जिसका घनत्व 3 है, और इस परत की वास्तविक चट्टानों के विषय के बारे में विद्वानों में अभी भी मतभेद है कि ये किस प्रकार की बनी होगी। निचली परत पी और एस लहरें सबसे अधिक गहराई में प्रवेश करती हैं। इनमें से पी लहर 7.8 किलोमीटर और एस लहर 4.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से पृथ्वी के आंतरिक भाग में प्रवाहित होती हैं। इसके आधार पर पृथ्वी में एक निचली परत का आभास होता है, और संभवतः ये परत अधिक घनत्व वाली चट्टानों से बनी हुई होगी, और इसका निर्माण डूनाइट और पेरिडोटाइट से हुआ है, और धरातल से इसकी गहराई 2900 किलोमीटर मानी जाती है। तो ये जो आज हमने पढ़ा, इसके निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के भीतर चलने वाली भूकंपीय लहरों का अंकन सीस्मोग्राफ यंत्र करता है, और जब इनको हम पढ़ते हैं, इस अंकन की विशेषताओं को देखते हैं, तो पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर 3 स्थानों पर इन लहरों की गति में अंतर आता है। इसी अंतर के कारण विद्वानों ने यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी के भीतर 3 परतें होती हैं, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और निचली परत। इन्हीं के बारे में हमने आज चर्चा की। थोड़ा जो आज हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा तेज़ी से हम रिमाइंड कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाले साधन है वो 3 प्रकार के होते हैं। अप्राकृतिक स्रोत, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य, और प्राकृतिक स्रोत, जिनमें अप्राकृतिक स्रोत में घनत्व, दबाव और तापमान के बारे में हमने जाना कि इनसे और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य और ज्वालामुखी विस्फोट,
इन सभी साधनों से हम कोई निष्कर्ष पर नहीं निकल पाते हैं और सबसे विश्वसनीय साधन माना जाता है भूकंप विज्ञान को। और भूकंप विज्ञान में भी जो सीस्मोग्राफ द्वारा लहरों का अंकन किया जाता है उनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी के भीतर 3 परतें मौजूद हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कक्षा के द्वारा जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।